नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां गोरखपुर से खबर सामने आई है। गोरखपुर में आपको बता दें कि एडीजी जोन अखिल कुमार गांव में सीसीटीवी कैमरे का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। इस मौके पर जिला पंचायत के राज्य अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया है, करीब 1 जून की पहल पर जिला पंचायत और राज्य विभाग अपने फंड से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ कर रहे हैं और इसी क्रम में जिले के सैकड़ों गांव ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे से लैस हो चुके हैं और अपराध का ग्राफ भी इन ब्लॉकों में काफी कम हो चुका है और तेजी के साथ ये ग्राफ नीचे आ रहा है। कैमरे लगा रहे हैं, जिला पंचायती राज विभाग किस तरह से उसमें सहयोग कर रहा है और किस बजट से इन कैमरों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? एक्चुअली शहर में जो कैमरा लगाए जा रहे थे पहले, वो लोगों के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। उसको देख करके हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में जो एडीजी साहब और कमिश्नर साहब के निर्देश पे हम लोगों ने प्रधानों को बुलाया सबसे पहले बैठक के लिए। तो सारे प्रधान जी लोगों से हम लोगों ने बात किया, उनको ऑपरेशन त्रिनेत्र के क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में बताए, कैसे कोई भी विकास तभी संभव है जबकि वहाँ के कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, ये उनको बारे में उनको बताया गया। साथ ही कैसे निरपराध लोग बच सकते हैं अगर सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, एक ये रहता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है लोगों के ऊपर अपराध करने से पहले कि हम सीसीटीवी कैमरे आपके गांव में लगाए गए हैं, किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? सर, हमें लगता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए मतलब ज़्यादा फायदा है। जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे ये ज़्यादा बंद हुआ है कि जो लड़के घूमते रहते थे इधर उधर, वो सब बंद हुआ है। चोरी चिकारी तो आजकल कम हो ही गई है, पर इसके लिए भी फायदेमंद है कि आज मतलब कोई किसी के घर में या बाहर कहीं रुक नहीं सकता कैमरे की। और उत्तर प्रदेश में योगी राज में गुंडे माफियाओं के साथ चोरों की भी शामत आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के पहले ही निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन में लगातार यही दावा कर रहे हैं। दावा यह भी है कि बदमाश एक चौराहे पर अगर छेड़खानी करते हैं तो वो दूसरे चौराहे तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। और वहीं अब बैंक रोड पर स्थित अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं का कहना कुछ और ही है, जो सरकार के इन तमाम दावों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ लड़कियों का कहना है कि उनके साथ आए दिन छेड़खानी होती है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसे रोकने के लिए सरकार अगर पुख्ता इंतजाम करे तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होगा। मेरा नाम है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? हम MG PG कॉलेज में पढ़ते हैं, गोरखपुर। अच्छा, अगर बात करें सुरक्षा की, कितनी सुरक्षा आपको इस समय, जैसे सुरक्षा की अगर बात करें, जो मनचले छेड़खानी करते थे, इस समय कितना सेफ महसूस करती, क्या करना? जी, इसमें मतलब काफी हद तक सुरक्षा बहुत हो गई है। मतलब लड़कियों के प्रति पहले ऐसा होता था कि जैसे लड़के जा रहे हैं, लड़कियों को कुछ भी बोल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब हर समय पुलिस हो गई है, लड़कियों की बात सुनने के लिए पुलिस हर जगह। जनपद गोरखपुर में मेरे आगमन के पश्चात सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो था कि शहर के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी है, और मेरे मन में उसमें कोई भी किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं था। जब मैंने कहा कि रात को 11-12 बजे भी अगर कोई बहन बेटी अपनी इच्छा से स्वतंत्र घूमना चाहे और अगर घूम सकेगी तो मेरे लिए वो एक सक्सेस का पैरामीटर होगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शहर के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियाँ या फिर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र या फिर कोई बहन बेटी अपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से अपने घर जाना चाहती है तो बेखौफ होकर जा सकती है। उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिकली पोस्टेड PRVs, पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग और उसके साथ साथ शेरनी दस्ता, दिन में महिला सुरक्षा दल का गठन हर थाने पर, और उसके साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड और त्रिनेत्र कैमरे जो कि पूरे शहर में 24 घंटे मुस्तैद रहकर सभी महिलाओं एवं बच्चियों उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। और गोरखपुर पुलिस हमेशा की तरह हमेशा। और नगर परिषद रेवाड़ी ने पुलिस फोर्स ने शहर में दुकानों पर कार्रवाई की है। दरअसल शहर के अंबेडकर चौक पर स्थित आधा दर्जन दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया है। यहाँ पर नगर परिषद की टीम दुकान मालिक बसंती देवी के द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पहुंची। तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर JCB के द्वारा जितने भी अवैध निर्माण है उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल इसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि इस अवैध निर्माण की वजह से ट्रैफिक की समस्या वहां पर बहुत ज्यादा हो गई थी और इन्हीं दुकानों पर कार्रवाई की गई है जहां पर इस तरह का अवैध अतिक्रमण देखने को मिला। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज हैं और जिस दुकान को यहाँ तोड़ा गया है वो बसंती देवी की बताई जा रही है। और ये भी आरोप सामने आया है कि उसका जो बेटा है वो आपराधिक मामलों में जो है
उस पर मामले दर्ज हैं और इसी के चलते बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई है। साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद के कार्यकारी इंजीनियर संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर ली गई है। साथ ही अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी कम हो सके। सही है, ठीक है। क्या कार्रवाई पूरी है? ये डीसी साहब की तरफ से रूपा देवी की उसकी दुकान की थी, तोड़ने की थी, वो हमने पूरी कर दी है। साथ में ये छज्जे एंड टेम्पररी शेड है, ये हटवाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को स्मूथ हो जाए। कितनी दुकानों पे था ये इधर से कॉर्नर से लेके चल रहे हैं। ये काफी ज्यादा कॉर्नर पे काफी कंजेशन हो जाता था ट्रैफिक का, उसके लिए लेटर आया था भी हमने तोड़ फोड़ करनी है, तो हमने अपनी उनको हेल्प के लिए कम से कम 50-60 जवान हेल्प लगाए हुए थे। मैं भी आया हुआ। नशा का भी कुछ जुड़ा हुआ है कि नशे पे जो कार्रवाई है उसको लेकर भी कार्रवाई पता लगाया भी है। तो जिसकी दुकान है तो वो पहले नशा का काम करता था, तो उसमें भी जो अवैध निर्माण था ना, सिर्फ वही। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। और विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा में राजनाथ सिंह ने चीनी सेना के बारे में कहा कि उन्होंने यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना चाहा, लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। और अमृतांश, आपको बताते चलें कि भोपाल में जिस तरीके से मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आ गया है। कहा गया है कि 48 घंटे बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का ट्वीट आ रहा है और इसी को लेकर आपको बता दें कि विश्वास सारंग ने जमकर कांग्रेस पर तंज कसा। पटेरिया जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची, उन पर कल एफआईआर दर्ज हुई थी और आज सुबह पन्ना पुलिस ने दमोह जिले के हट्टा, जहां पर वो रहते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया जी ने वो अपराध किया है जो कि कानून की परिधि में आता है। ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की जान, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने
कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मोदी जी तो पूरे देश में दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो क्या 10 जनपद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये तो स्थापित हुआ ही है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण कांग्रेस को कहीं स्थान नहीं मिल रहा राजनीति में। तो क्या वो नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की वो हत्या करना चाहते हैं? ये एक जांच का विषय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान परस्ती की बातें हो रही हैं। देश के खिलाफ जो बयान देने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी की यात्रा में साथ में चल रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने लगातार मोदी जी को गालियां दी हैं, उनके खिलाफ बातें की। तो क्या उसी की ये परिणति है? निश्चित रूप से राजा पटेरिया के इस पूरे कृत्य की जांच होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई भी आंच ना आए। और इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजा पटेरिया को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी राजा पटेरिया के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आयोजित किए गए निबंध प्रतियोगिता को स्थगित कराने के लिए उज्जैन एसपी को निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात कर रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि खड़से से लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब के सब मौन बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो मीन बताया है उसको तो समझा ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष पहले मीन का मतलब तो समझाए, हत्या के मीन का मतलब हारना कैसे होता है ये तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष का समर्थन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से आया होगा ये बात कहने के लिए, गांधी परिवार का जो इटालियन कांग्रेस है उसने कहा होगा कि आप ऐसा कहो, उसके पक्ष में बयान दो। और नेता प्रतिपक्ष का बयान ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उन्होंने अपराधी को प्रश्रय देने का काम किया है, अपराधी को सपोर्ट देने का काम किया है। जिस चीज की गोविंद सिंह जी को निंदा करना चाहिए उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी निंदनीय कृत्य है। मैं भी अचंभे में हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, सोनिया जी मौन है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब मौन है। प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है, स्पष्टीकरण जो दिया उनने कल कहा कि आई मीन, मेरा मतलब हारने से है। अब हिंदी के शब्दकोश में हत्या का मतलब हारने से कहीं भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी शब्द गढ़ती है। कमलनाथ जी ने कंडीशनल खेद प्रकट किया है, कंडीशनल। कमलनाथ जी अब ये ट्विटर पर चिड़ीमारी छोड़िए, कोई टिप्पणी ऐसी करते कि पार्टी से तत्काल निकालने की कार्रवाई होती तो शायद लोग इसको आपकी बात से सहमत भी होते। कमलनाथ जी, आपका इस मामले में आचरण ऐसा ही है जैसे आप अपराध की तो निंदा करते हैं और अपराधी को शरण देते हैं। शाहरुख खान जो है मत्था टेक रहे वैष्णो देवी में, आमिर खान पूजा कर रहे हैं फिल्म सक्सेस के लिए, ये किस तरह का बदलाव? समाज अब जागृत हो गया है, ये बात इन सबको भी अगर समझ में आ गई है तो अच्छा है। सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है, जिसकी आस्था जिसमें है वो उसकी पूजा करे, लेकिन किसी की भावना को आहत न करें, इतनी सी बात। उज्जैन में एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है मोहम्मद पैगंबर पर, जिसमें एक क्लॉज डाला गया है कि गैर मुस्लिम भी जो है उसमें भाग ले सकते हैं। तो एक धर्मांतरण का एक नया तरीका कह सकते हैं। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था। उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और
जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। और अब आपको बता दें कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की एक बेटी से कॉल पर बात की और उसकी हौसला अफजाई की गई है। दरअसल दतिया की इस बेटी और ग्वालियर पुलिस में सूबेदार के पद पर पदस्थ सोनम पराशर ने राह चलते हुए एक बुजुर्ग अनिल उपाध्याय को समय पर सीपीआर देकर उनकी जान बचाई है और ये सराहनीय कार्य करने के बाद उनकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। आज वीडियो कॉल पर बात कर बेटी सोनम पराशर की उन्होंने हौसला अफजाई की और साथ ही बधाई भी दी। बड़ा बढ़िया काम कर दिया, कल पूरे प्रदेश में नाम हो गया, अपने दतिया का नाम हो गया। अच्छा काम ऐसे करते रहना वीडियो है, माई का आशीर्वाद है दतिया वालों के तो सब पे। मैं उसका कह रहा था बेटिया, अभी मैंने डीजीपी साहब को कहा भी है, वो आज रिवार्ड देंगे आपको, तो इससे काफी अच्छा हो जाएगा, आपसे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को अपने पूरे। और विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि गोविंद जी पहले अपने विधायक दल में विश्वास मत में पास होकर दिखाएं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनकी इस तरह की स्टंटबाजी नहीं चलेगी। के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में सूचना दी है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। ठीक है, ये उनका अधिकार है, पर मैं गोविंद सिंह जी से एक निवेदन करूंगा, पहले वो अपने विधायक दल में ही तो अपना विश्वास मत पे पास हो जाएं। क्या कांग्रेस का विधायक दल उन्हें नेता मानता है? मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा, आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या कांग्रेस का विधायक दल गोविंद सिंह जी को नेता मानता है? मैं उनको चुनौती देता हूं, वो अपने ही विधायक दल में विश्वास मत प्रस्तुत करे, निश्चित रूप से वो विश्वास मत में फेल होंगे। अविश्वास प्रस्ताव आप सरकार के खिलाफ ला रहे हो तो आपको वो 15 महीने का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा जब आप मध्य प्रदेश में सरकार में थे। भ्रष्टाचार के अलावा कमलनाथ की सरकार ने और कुछ नहीं किया, हर योजना को बंद किया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, उन सबको तो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। केवल और केवल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया। कमलनाथ की सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। एक किसान का नाम बता दें जिसका कर्जा माफ हुआ हो, एक बेरोजगार का नाम बता दें जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो। हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के हित में और जनता के कल्याण में काम कर रही है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी ना सरकार लाने की स्थिति बनाएगी कांग्रेस की, और ना ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेगी। केवल और केवल जवाबी। भारत चीन की सेना की अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग उठाई है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने चीन के मुद्दे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने हंगामा और भी ज्यादा तीव्र कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र कर दिया है और क्या कहा उन्होंने वो आप सुनिए। प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था
अगर मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।